हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के ड्रामा पॉइंट। और मैं आज आपके साथ एक नया ड्रामा लेके आई हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं 2 ड्रामा एक साथ स्टार्ट करूँ, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आई होप आपको ये दोनों ड्रामा पसंद आए। तो बिना किसी और बकवास के आज के एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। Like a Hellcat. तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड गिल्दारन को देखते हैं, जो कि एक फ्लावर बुके लेके जाती है, जहाँ से पता लगता है कि ये बुके किसी और के लिए नहीं, उसकी खुद की फ्रेंड के लिए है। जहाँ पे वो उससे बुके दे देती है और जाके खाना खाती, क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी होती है। इतने में उसके पास कॉल आता है कि जो उसने बुके दिया है वो किसी गलत इंसान को दे दिया है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है और सोचती है कि जब बुके फेंकेगी तो वो उसे कैच कर लेगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने सिर्फ $300 पे करे होते हैं और उसे उसने गलती से $1000 का बुके दिया होता है। जैसे ही उसकी फ्रेंड फ्लावर बुके उछालती है, वैसे ही उसे पकड़ने जाती है, लेकिन अचानक से कोई उसे धक्का मार देता है, या फिर कहते हैं धक्का लग जाता है कि वो एकदम से नीचे गिर जाती है और उसकी बहुत बुरी वाली झंड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी एक रेडियो पे चल रही होती है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है, जिसने खुद ही उस रेडियो पे अपनी कहानी भेजी होती है ताकि वो दूसरों को सुना सके, पर वो एक कहते हैं ना सीक्रेटली वो कहानी देती है। जिसके बाद वो एक बस में बैठती है तो देखती है कि उसे कोई बंदा कंटिन्यूसली घूरे जा रहा है। वो चेक करती है कहीं उसके फेस पे तो कुछ नहीं लगा, लेकिन नहीं, वो बंदा उसे तब भी घूरा जा रहा होता है। जिसके बाद वो बस से नीचे उतरती है और सोचती है भाई वो मुझे घूर क्यों जाता है, क्या मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ? कि इसमें तो आवाज़ आती है एक्सक्यूज़ मी, और देखते हैं कि वही बंदा उसके पास आ गया। तो वो से कहते तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो मैं ना एक इंगेज लड़की हूँ और मेरी शादी होने वाली है, तो प्लीज़ तुम मुझे ना परेशान मत करो। तो वो लड़का कहता है भाई क्या बकवास कर रही हो, एक्चुअली तुम मेरा अम्ब्रेला लेके बाहर आ गई हो। तो वो से कहते हैं क्या मतलब? तो वो से कहता है कि आप बड़ी जल्दबाजी में बस से नीचे उतरे और गलती से मेरा अम्ब्रेला ले आए। तब वो से कहती है भाई तुम मुझे अपना अम्ब्रेला थोड़ा तो दे सकते हो ना, मैं तो भीग रही हूँ। और वो से कहते जब मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लेके आ ही गई थी तो तुमने मेरा क्यों नहीं उठाया? तो वो कहता है भाई मेरे को क्या पड़े किसी के सामान की, मैं तो अपना सामान देखूंगा ना, वो तुम्हारी गलती है, तुमने अपना सामान छोड़ दिया। तो वो कहती है ये सब तुम्हारी गलती है ना, तुम मुझे कंटिन्यूसली घूरे जा रहे थे, तो मैं तो डर के मारे एकदम से नीचे उतर गई। तो वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हें घूरे नहीं जा रहा था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि जब गिल्दारन बस में चढ़ती है तो वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही होती है, जिसकी वजह से सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। लेकिन गिल्दारन ने सिर्फ नोटिस करा होता है इस बंदे को, वैसे इस बंदे का नाम कांग होता है, तो वो बस कांग को नोटिस करा होता है। तो कांग कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ और तुमने बस मेरे को ही देखा। जिसकी बात उसे वो काफ़ी खरी खोटी सुना के वहाँ से चला जाता है। फिर हम स्कूल में देखते हैं और हमें पता लगता है कि गिल्दारन एक टीचर है, जहाँ पर उसके प्रिंसिपल उसे डांटती है कि भाई तुम इतना लेट क्यों आए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कांग होता है वो उसी स्कूल में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट बन के आया होता है, जिसे देख के गिल्दारन काफ़ी परेशान होती है और प्रिंसिपल गिल्दारन को कहती है कि तुम कांग को स्कूल का टूर करा दो। जिसके बाद उसे टूर वो कराती है। कांग कंटिन्यूसली यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के स्कूल्स की तारीफ कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ दारान भी कोरियन स्कूल की कर रही होती है। स्कूल का टूर कराते कराते दारान के बाद उसके फियांसे का कॉल आता है और हमें पता लगता है उसका फियांसे कोई और नहीं, वही बंदा होता है जिसने उसे शादी में धक्का मारा था, जिस पर वो काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है। फ़ोन कटने के बाद कांग उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा वही डॉक्टर हस्बैंड है, यानी कि वही डॉक्टर फियांसे है जिससे तुम टकराई थी? वो उसे कहती है हाँ, लेकिन प्लीज़ तुम ये बात किसी को बताना मत, वरना लोग मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि मैंने ये किसी और नाम से रेडियो में दिया था। जिससे वो कहता है ठीक है, लेकिन बदले में मैं आपको बस आपके नाम से बुलाऊंगा, टीचर नहीं बोलूँगा। और जिसके बाद वो खिड़की से जंप मार लेता है। जिसके बाद कांग स्कूल का राउंड ले ही रहा होता है कि उसे स्कूल पुलिस पकड़ लेते हैं और वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब कांग बड़े अच्छे से इंग्लिश में देता है। जिसके बाद सारे पुलिस कहते हैं वाओ क्या इंग्लिश बोलता है, लेकिन उस बुली को थोड़ा बुरा लगता है और वह कहता है अच्छा इंग्लिश तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो वो उसके सामने बोलता है हेलो माय नेम इज़ गिलचिनसिक, और कहता है आर यू कोरिया। और इसकी ऐसी इंग्लिश देखने के बाद तो वो उससे कहता है स्टूपिड और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चुनसिक उसे पकड़ता है और कहता है इसने मुझे क्या कहा? तो बाकी पुलिस कहते हैं अरे भाई इसने आपको वही कहा जो दूसरे स्कूल की लड़कियां हैं ना, क्या वो आपको कहती हैं। तो कहते हैं मतलब स्टूपिड, तुमने मुझे स्टूपिड समझा है। जिसके बाद वो उसे मारने जाता है कि अचानक से कोई उसका मुक्का पकड़ता है और वो होती है हमारी गिल्दारन। जिसके बाद तो गिल्दारन को देख के वो बंदा भागता है और फिर उसके पीछे गिल्दारन और उसकी काफ़ी पिटाई करती है। तो कांग उन सबसे पूछता है भाई
क्या कोरिया में ऐसे बच्चों की पिटाई करना लीगल है, मतलब कोई परेशानी नहीं है? तो वो कहती नहीं नहीं, ये तो बस इन्हें इसलिए मार रही है क्योंकि गिलदारन चुनसिंग की बड़ी बहन है। फिर हमें पता लगता है कि चुनसिंग और गिलदारन रियल के सगे भाई बहन हैं, जिनको देख के कांग हंसता और कहता है दोनों भाई बहन कार्टून हैं। अब अपने भाई की इतनी ज़्यादा पिटाई करने के बाद गिलदारन को फाइनली उस पर तरस आता है और वो उसकी मरहम पट्टी लगाने लगती है। जिनको ऐसा देख के कांग को थोड़ा बुरा लगता है। या हमें ये बता सकते हैं कि कांग के पास कोई फैमिली नहीं है। कांग अपने घर जाता है जिसका घर काफ़ी बड़ा होता है। दूसरी तरफ गिलदारन भी हॉस्पिटल जाती है और युनजे के बगल में जो भी फ़ोटो लगी होती है उसके फ्रेंड्स के साथ की, वहाँ पे वो अपनी भी लगा लेती है। युनजे एक्चुअली उसके हस्बैंड का या फियांसे का नाम है। इसके बाद वो अपने और युनजे की काफ़ी अच्छी मेमोरीज याद करने लगती है और काफ़ी टाइम हो जाने के बाद भी जब युनजे नहीं आता तो वो घर आती है और हमें दिखा जाता है कि जो दारन है उसके घर कोई और नहीं, मतलब रेस्टोरेंट की तरह है, क्योंकि उनका खुद का एक अपना रेस्टोरेंट भी है। देर रात में जब योंजे वापस अपनी क्लिनिक आता है तो वो देखता है कि वहाँ गिलदारन ने उसके लिए एक नोट रखा है कि कल हम शॉपिंग पे जाएंगे। नेक्स्ट हम कांग को देखते हैं जो अपने लिए नया बेड लेने आता है और इत्तेफाक से दारन को भी वही सेम बेड पसंद आता है, जिसके बाद वो अपने उस वाले बेड की काफ़ी बुराइयां करती ताकि कांग उसे ना खरीदे और बुराइयां करते करते वो गलती से बेड भी तोड़ देती है। इसके बाद हम उन दोनों को खाने पे देखते हैं जहां वो उसके बेड की काफ़ी तारीफ़ करती है, क्योंकि अब जबकि उसने उस बेड का नुकसान कर दिया है तो किसी ना किसी को तो उसे ख़रीदना पड़ेगा ही ना। तब वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है कि तुम ये ले लो, बहुत अच्छा है, ऐसा है। तब वो उसे मना करता है कितनी भी तारीफ़ कर लो, मैं उस बेड को नहीं खरीदने वाला। तो वो कहती है क्यों? तो कहता है क्योंकि मैं अनाथ हूँ, और वो उसे अपने काफ़ी इमोशनल करके स्टोरी सुनाने लगता है। जिसके बाद गिलदारन को थोड़ा बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आता है कि जब तुम खरीद नहीं सकते थे तो तुम वहाँ गई क्यों। नेक्स्ट टाइम कांग को स्कूल आते देखते हैं जहाँ वो दिखता है कि गिलदारन फिर से स्कूल के लिए लेट हो रही है। तो वो जानबूझ के उसके ऊपर पानी उछाल के चला जाता है। वो स्कूल जाता है जहाँ उसे यूनिफॉर्म ना पहन के आने के लिए थोड़ी डांट पड़ती है, जो कि हमारी गिलदारन भी देख लेती है। फिर वो स्कूल से पहले उस कांग को अपने पास बुलाती है और उसे यूनिफॉर्म देख के कहती है कि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि तुम बिना यूनिफॉर्म के स्कूल आ रहे और तुम्हें डांट पड़ रही है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो कांग कहता है मैंने इसे कहा था मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैंने इसे ये कब कहा कि मैं गरीब हूँ? भाई मैं तो काफ़ी अमीर हूँ। जिसके बाद वो यूनिफॉर्म पहन के बाहर आता है। दूसरी तरफ हम योंजे को देखते हैं जिसके पास एक प्लेन टिकट होती है, जिसके बाद उसको देख के वो काफ़ी परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ गिलदारन जब अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है तो बच्चों को ये बात पता लग चुकी होती है कि जो रेडियो पे स्टोरी आती है वो खुद गिलदारन की है, और बच्चे से काफ़ी मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से गिलदारन का कोई फोकस नहीं लग रहा होता है। गिलदारन का भाई चुनसिक आके उन बच्चों को मारता है और उन्हें चुप भी करवाता है। यहाँ बच्चों के तानों से परेशान होकर दारान करती है योंजे को कॉल और उससे बातें करती है, जहाँ उसे बातें करते करते वो हो जाती है इमोशनल और उसे आ जाता है गुस्सा। जिसके बाद उससे कहती है कि क्या तुम मुझे प्यार करते भी हो? तुम कब तक हमारी शादी को टालोगे? और काफ़ी ज़्यादा उसे सुनाने लगती है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरे से शादी करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इंजर्ड हुई थी, और उसे काफ़ी कुछ सुना के फ़ोन रख देती है। फ़ोन काटने के बाद गिलदारन को ध्यान आता है कि उसने क्या क्या बवाल खड़ा कर दिया है। जिसके बाद वो वापस योंजे को कॉल करती है कि कांग आके उससे फ़ोन छीन लेता है और उसे एक जगह लेके जाता है, और वो उससे अपनी बात क्लेरिफाई करता है कि बच्चों को मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि गिलदारन की नज़र में तो सिर्फ एक कांग ही था जिससे ये पूरी कहानी पता थी कि ये सब गिलदारन की है। जिसके बाद गिलदारन उसकी बात का बुरा नहीं मानती और उसे कहती है हमारे यहाँ एक नया रूल चला है, बच्चे जब रोते हैं तो वो पुई पुई करती हैं। इसके बाद उसे योंजे का कॉल आता है और योंजे उससे कहता है कि तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था। वो क्या सवाल था? तो वो उसे कहती है मैंने यही पूछा था कि क्या तुम मुझे प्यार भी करते हो? तो कहता है ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और इसका जवाब मैं तुमसे मिल के ही दूंगा। जब ये सब लगता है कांग को कि इनकी स्टोरी पटरी पे आ गई तो वो भी वहाँ से उठ के निकल लेता है। दूसरी तरफ योंजे भी आ रहा होता है और गलती से योंजे और कांग का हो जाता है एक्सीडेंट और दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिसमें किसी तरीके से योंजे तो अपने आप को बचाने में मैनेज कर लेता है पर कांग नीचे ही डूब जाता है। योंजे कांग को बचाने जाता है और उनकी इमेज कुछ इस तरीके से बनती है कि एक बुक पे जो एक इमेज एंजल्स की बनी है जिसका नाम है मिरेकल। फिर योंजे और कांग को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके आया जाता है। जिसके बाद गिलदारन काफ़ी रोती है और पछतावा करती है कि अगर मैंने योंजे को नहीं बुलाया होता तो अभी उसके साथ ये सब ना हुआ होता। कि अचानक से योंजे उठ जाता है और बाहर आता है गिलदारन के पास, जिसे देख के गिलदारन काफ़ी खुश होता है और उसे गले लगा के कहती है योंजे तुम ठीक हो? इतने भी जो उसे दूर हटा के कहता है कि मैं योंजे नहीं, मैं कांग हूँ। अरे भाई ये क्या हुआ?
क्या योंजे और कांग की बॉडी स्वैप हो गई, चेंज हो गई? जिसके बाद वो कहते ही लगता है तुम्हारा दिमाग थोड़ा फिसल गया है, तुम योंजे ही हो। जिसके बाद उसे एक्टिंग करके बताता है कि तुमने हमारे जाने से पहले पुई पुई करके मुझे दिखाया था, इसका मतलब कि वो कैंग था, जिसके बारे में गिल्दारन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये कैंग है ना कि उसका योंजे। डॉक्टर से पूछते पर डॉक्टर उसे बताते हैं शायद ये शॉक के कारण हुआ है कि योंजे अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। योंजे जाके अपनी बॉडी के पास जाता है जहाँ वो देखता है उसके अंकल आंटी उसके पास है। ये अंकल आंटी उसके वही अंकल आंटी हैं जो सिर्फ उसकी दौलत के पीछे पड़े हैं और जहाँ वो बस मोटे मोटे आंसू बाहर होते हैं, पर अंदर से वो खुश होते हैं कि अच्छी बात है कांग कोमा में चला गया और हम उसके सारे पैसे अंदर ले सकते हैं। जिसके बाद अपनी बॉडी के पास जाता है और अपना ब्लड छूता है, जिसके बाद वो काफ़ी डर जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है कि कांग के सामने उसकी मदर है जिनका ब्लड निकला हुआ है। जिसके बाद तब से ही कांग को हो चुकी है ब्लड की बीमारी, आई मीन ब्लडोफोबिया हो गया है। गिल्दारन को कांग कहीं मिलता नहीं है, जिसके बाद वो किसी तरीके से उसका एड्रेस पता करके उसके घर जाती है और वहीं पे उसे कांग मिलता है। अब से हम योंजे की बॉडी वाले कांग को कांग ही बुलाएंगे। और इसी के साथ हमारी एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। एंड आप बता दीजिए आपको दोनों में से जो मैंने नए ड्रामा अपलोड किए हैं उनमें से कौन से ज़्यादा पसंद है।